गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। दिख रहा है? ओके। सो द टुडेज टॉपिक इज एक्सरसाइज नंबर 10.3, राइट? ओके। सो इट वाज अ नाइस मकर संक्रांति ब्रेक। बीमारी के कारण ही पर ब्रेक तो मिल ही गया। ओके। सो एक्सरसाइज 10.3 का मोटो क्या है? जनरल फॉर्म टू वेरियस फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो क्या होगा? हर चीज जनरल फॉर्म में मिलेगी और उसको आपको कन्वर्ट किस में करना है? वेरियस अदर फॉर्म्स। वेरियस अदर फॉर्म्स बेसिकली तीन फॉर्म्स होंगी। वेरियस अदर फॉर्म्स बेसिकली कौन सी होंगी? तीन फॉर्म्स होंगी। पांच नहीं होंगी, पांच से जनरल फॉर्म बनाई थी, बट अब जनरल फॉर्म से तीन ही फॉर्म्स मिलेगी। पहली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ, अब स्लोप इंटरसेप्ट भी दो तरह की है, ऐसे मिला लो तो चार हो जाएंगे, है ना? तो वो स्लोप में जनरली अपन वाई इंटरसेप्ट ही मानते हैं, राइट? और जो एक्स इंटरसेप्ट वाली फॉर्म है वो थोड़ा सा माइंड में रखना, कब बाई चांस पूछ लो तो। बाकी जनरली स्लोप इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। देन टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म या सिंपली इंटरसेप्ट फॉर्म। और लास्ट जो सबसे टिपिकल लगती है, दैट इज नॉर्मल फॉर्म। अब आप शुरू के एक्सरसाइज के तीन क्वेश्चंस पढ़ लो। देखो, इसमें बदलना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसमें बदलना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसमें बदलना है नॉर्मल फॉर्म। तो आप समझ गए होंगे एक्सरसाइज कैसे चलेगी, और उसके बाद फिर सब मिक्स में चलेगा। उसके बाद फिर सब आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर आपने इनका तरीका सीख लिया भाई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट, नॉर्मल फॉर्म, तो शुरू के तीन डायरेक्ट क्वेश्चंस आप यूं ही कर दोगे, ठीक है? और उसके बाद बची हुई एक्सरसाइज कैसे कर पाओगे? अगर आपकी ज्योमेट्री की जनरल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है ना, जो आप जानते हो, चीजों को अंदर से जानते हो, तो बची हुई एक्सरसाइज कर सकते हो। बाकी तीन क्वेश्चन तो डायरेक्ट है। ओके, स्टार्ट करें। अच्छा जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट, जैसे पहला क्वेश्चन है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवा के करता क्या है? इसका स्लोप निकलवाता है और इंटरसेप्ट निकलवाता है। क्या कह रहा है? फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट्स। ठीक है, और स्लोप इंटरसेप्ट में जनरली वो वाई इंटरसेप्ट ही होता है, ये भी सिखाया है ना? ठीक है। फिर जब इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवाएगा तो उसके दोनों इंटरसेप्ट निकलवाना है, और फिर जब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करवाएगा तो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है हमारे पास? ओमेगा एंड व्हाट? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, पी, है ना? तो फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जिसको अपन पी बोलते हैं, और एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्सिस, जिसको अपन ओमेगा बोलते हैं। ये दो चीजें अपन से निकल रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई। देखो, तीनों क्वेश्चंस में दो ऑप्शंस है आपके पास। पहला ऑप्शन है कि आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दो, और बाद में रिड्यूस करने के बाद में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म से, और कंपेयर करके स्लोप और वाई इंटरसेप्ट निकाल दो। ये तो है ऑप्शन नंबर वन। सेकेंड ऑप्शन इज कि पहले स्लोप और वाई इंटरसेप्ट निकाल दो, और एक बार स्लोप और वाई इंटरसेप्ट हाथ में आ गया, उससे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना दो। जैसे एक्सरसाइज 10.2 में अपन क्या करते थे, अपने को स्लोप गिवन होता था, वाई इंटरसेप्ट गिवन होता था, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर देते थे ना इक्वेशन को। तो ये दूसरा ऑप्शन है। अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि देखो, इन दो क्वेश्चंस में तो पहले रिड्यूस करने का काम करना चाहिए, और रिड्यूस करके स्लोप और वाई इंटरसेप्ट निकालने चाहिए, इसमें दोनों इंटरसेप्ट निकालने चाहिए। नॉर्मल फॉर्म में पहले रिड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है? क्योंकि रिड्यूस करने का मतलब है कि इसको एक ऐसी शक्ल देना कि ये अब ये जनरल फॉर्म में दिखाई दे रही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये ऐसी शक्ल की दिखाई दे, ये होता है रिड्यूस करना। रिड्यूस करना मतलब उस फॉर्म में उसकी शक्ल का बनाना। तो इन दो क्वेश्चंस में तो हम क्या करेंगे, पहले उसको उसकी शक्ल का बनाएंगे, इसको इसकी शक्ल का, इसको इसकी शक्ल का, बन गई उस शक्ल की, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके स्लोप आ जाएगा, वाई इंटरसेप्ट इजी होगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में इसको डायरेक्टली एक्स कोस ओमेगा वाई साइन ओमेगा में रिड्यूस करना बच्चों का खेल नहीं है। बहुत सारे बच्चे कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करेंगे, प्रैक्टिस अच्छी तो कर भी सकते हैं ना। तो अभी बिगिनर के लिए क्या मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वाले क्वेश्चन में पहले आप ये निकाल लो, क्या? पॉजिटिव एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर का एंगल यानी ओमेगा निकाल लो, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी पी और ओमेगा पहले निकाल लो, और पी और ओमेगा आ गया तो फिर इसको रख देना एक्स कोस ओमेगा वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। बाद में रिड्यूस करने का काम करो, ठीक है? इज दिस क्लियर? और ऐसा ही शायद आपके एग्जाम्पल्स में किया है। अब आप घर जाके आपका काम है ये कि एग्जाम्पल्स से एक बार गो थ्रू करेंगे, उन्होंने क्या प्रोसीजर अपनाई किया है, पहले रिड्यूस करके बाद में चीजों को निकाल रहा है, या पहले चीजों को निकाल के बाद में रिड्यूस करो। ठीक है, अभी अपन जैसे अपन ने स्ट्रेटेजी नहीं वैसे चलते हैं, ठीक है? तो यानी कि पहले दो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले इसको रिड्यूस करेंगे, राइट? पहले रिड्यूस करेंगे, तो पहले रिड्यूस करना बहुत ही आसान काम है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू जीरो, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। कर लिया नोट? ठीक है ना? दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, है ना? तो मैं ऊपर लिख दूंगा हेयर द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लेट्स से एल मान लो, है ना? द इक्वेशन ऑफ लाइन एल
अच्छा, पहले दो क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाने की जरूरत, मतलब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप बनाते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं बनाते हो तो चलेगा काम। लेकिन इसमें बनाने की जरूरत पड़ेगी, पता है क्यों? क्योंकि इसमें हमने डिसाइड किया था कि पी तो पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन ओमेगा एंड कॉस ओमेगा प्लस है कि माइनस है, पॉजिटिव माइनस, वो अपने को चेक करना पड़ेगा कि ओमेगा ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है, कि थर्ड क्वाड्रेंट में है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वो जब हम डायग्राम बनाएंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। तो इसमें थोड़ी जरूरत पड़ेगी, दो इन दो में बनाओ तो ठीक, ना बनाओ तो ठीक। कहते इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज गिवन एज, इज गिवन कौन सी फॉर्म में गिवन है? अभी जनरल फॉर्म में गिवन है ना, इज गिवन इन इट्स जनरल फॉर्म, इन इट्स जनरल फॉर्म एज, जैसी भी गिवन है नीचे, है ना। ये हो गई हमारी इक्वेशन की, लिख दी हमने। इसके सामने हम चाहें तो इक्वेशन वन भी मार्क कर सकते हैं। डन, यहां तक कोई डाउट नहीं? ओके फाइन, ठीक है। अब मैं इसको रिड्यूस करना शुरू कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है, मेरे को मेरे मन के अंदर मुझे पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसा कुछ होती है। तो मुझे मेरे मन के अंदर ये भी पता चल गया कि यार वाई को आइसोलेट करना पड़ेगा, आइसोलेट करने वाला अकेला छोड़ना पड़ेगा, बाकी सबको उधर भेजना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस मैं मन में स्टार्ट कर दूंगा, आपको पता होना चाहिए को करना क्या है, आपको वाई को अलग करना है ना। वाई को अलग करने के लिए आप क्या करोगे, पहले एक्स को वहां भेजोगे, सो इट इज लाइक 7y इक्वल टू माइनस एक्स, समझ गए? और उसके बाद आओ 7y इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू -1/7x, ठीक है ना। लेकिन उधर देखो mx लेकिन प्लस सी भी है, तो सी तो है नहीं, तो सी क्या डाल सकता हूं मैं, जीरो। हो गया काम, ठीक है ना। तो अब मैं क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग द इक्वेशन। अब देखो उस इक्वेशन का कोई काम नहीं है ना, अपन ने मार्क तो कर लिया है, लेकिन उस इक्वेशन का कोई काम है नहीं, तो लेट्स से इक्वेशन वन इसको मान लेते हैं ना, समझे? लेट्स से इक्वेशन वन इसको मान, कंपेयरिंग इक्वेशन वन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्लोप इंटर, विथ स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, with the standard with the standard slope intercept form, that is standard slope intercept form क्या होती है बेटा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो बेसिकली आपको इसको, इक्वेशन वन को इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, राइट? ये काम करना है आपको। सो ऑन कंपैरिजन यू कैन सी कि देखो m की वैल्यू आ गई -1/7 और c की वैल्यू आ गई 0। अच्छा, रिड्यूस करने के लिए कह रहा था ना, तो ये रिड्यूस हो चुकी है, ये इक्वेशन वन है, ये रिड्यूस हो गई। इसके आगे आप ये भी लिख सकते हो कि इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट, मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर तो वही आ गया था, है ना। इज द स्लोप इंटरसेप्ट, उसकी शक्ल का बनाना था, बना दिया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर, मतलब एक सॉल्यूशन यहाँ से क्लियर क्वेश्चन का, और दूसरा फिर कंपेयर करने से आ गया, है ना। तो वी गेट, इससे कंपेयर करके वी गेट क्या क्या पूछा था उसने, उसने पूछा था स्लोप बताओ, वाई इंटरसेप्ट बताओ, है ना। तो वी गेट स्लोप ऑफ लाइन एल, स्लोप ऑफ लाइन एल, और स्लोप ऑफ लाइन एल, स्लोप को हम एम लेटर से डिनोट कराते हैं, क्या निकला, क्या निकला, -1/7। एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन एल लिख लो, वाई इंटरसेप्ट लिख लो सिंपली, उसको हम किससे डिनोट कराते हैं, सी से, वो कितना निकला, 0। सो दीज टू आर द रिमेनिंग टू आंसर्स, मैच द आंसर्स। मतलब पीछे तीन आंसर्स होपफुली गिवन होंगे, एक तो रिड्यूस फॉर्म गिवन होगी, उसके साथ से स्लोप गिवन होगा, मैच हो गया। समझ आया अच्छे से? तो ये आसान तरीका है इन दो क्वेश्चंस के लिए, पहले रिड्यूस कर लो और बाद में करो, है ना। अच्छा, कोई कहे कि सर एक बार वो वाला तरीका भी बताओ कि पहले ये दोनों निकाल लें और बाद में इसको उसमें फॉर्म है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ जनरल डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, जो जनरली बच्चों को याद होते नहीं है, या ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर तक याद रहते हैं, बाद में भूल जाते हैं। याद है, वाई इंटरसेप्ट भाई x+7y = 0 है ना। फिर आपको पहले इसको प्योर जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अभी इसमें ये प्योर जनरल फॉर्म में इसलिए नहीं है क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, x+7y+0 = 0, ये प्योर जनरल फॉर्म हो गई। अब यहां से मुझे बताओ a कितना आया, 1, b कितना आया, 7, एंड c कितना आया, 0, जिसको अपन कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं ना, ये आ गए। अब ये आ गए तो फिर अब मुझे बताओ स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है, हमने सीखा था डायरेक्ट फॉर्मूला, राइट। एक इक्वेशन देख के डायरेक्ट उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, बोलो, -a/b, तो -1/7, -1/7,
एंड वाई इंटरसेप्ट का क्या फॉर्मूला सीखा था डायरेक्टली? हाँ, वाई इंटरसेप्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने सीखा था, क्या सीखा था? माइनस का सी बाय डी, राइट? तो माइनस का 0/7 विच विल गिव मी 0। तो इधर से भी स्लोप और वाई इंटरसेप्ट हुआ है। अच्छा, अगर मैं पहले ये निकाल लेता तो फिर रिड्यूस फॉर्म कैसे बनाता? मैं इसकी रिड्यूस फॉर्म ऐसे बनाता कि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता, और फिर जो मेरा स्लोप आया, मैं अब मेरे पास पहले स्लोप आ चुका है ना, तो पहले जो स्लोप आ चुका है उसको यहाँ रख दा एम की जगह, और सी की जगह ये रखता। तो ये इस तरीके से रिड्यूस फॉर्म बन जाती। समझे? तो दोनों करवा दिए मैंने। उससे ये कैसे बनाएंगे और इससे वो कैसे बनाएंगे? अब बच्चे दो क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे? अपन फर्स्ट वाला मेथड यूज करेंगे, मतलब पहले अपन रिड्यूस करेंगे, है ना, और उसके बाद फिर अपन ये दो चीजें निकालेंगे। ठीक है? इज दिस क्लियर? अच्छा, एग्जाम में अगर ये वाला तरीका नहीं आता, क्योंकि ये वाला तरीका उन्हीं को आता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग जिनको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, क्या कि ये -a/b होता है और ये -c/b होता है, ये डायरेक्ट याद है, उन्हीं को याद है, नहीं तो किसी को नहीं, तो फिर ऐसे ही करोगे ना। तो ये तो है मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला तरीका। ये तरीका एक्चुअली इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हो ना, तो प्रूव होता है कि आपको सब चीजें आती हैं। और एक्चुअली अगर आप उस तरीके से सॉल्व करते हो ना, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला रट के आओ, दैट्स इट। उस तरीके से करने वाले बच्चे शुरू के 3 ही क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट याद है वाई इंटरसेप्ट होता है, ये होता है, ये होता है, होता है। और इस तरीके से करने वाले बच्चे बचे हुए क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है, मैं कन्वर्ट करके भी निकाल सकता हूँ। उनको बेस से पता है चीज को। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अब बच्चे हुए दो क्वेश्चन फटाफट निपटा दें, कर दूं उसको डिलीट, स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं मैं, बच्चे हुए दो क्वेश्चन में सीधे करूंगा। लेट्स से आ जाओ सेकंड। सेकंड वाला तो आप कर लोगे, ओके। करना क्या है, देखो हो ही गया ना, 3y इक्वल टू, अब बताओ क्या करोगे? नहीं, पहले हम एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखना है ना, तो -6x + 5, और फिर y इक्वल टू -6/3 यानी -2x, और 5/3। तो y इक्वल टू mx + c से कंपेयर किया तो m ये आया। अच्छा अच्छा, एक और चीज, ये तो चलो ठीक है। एक और चीज, वैसे तो मैंने क्या कहा, डायग्राम आना इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट अब वापस वो वाली बात आ जाती है कि क्वेश्चन 4, 5, 6 से बचे हुए क्वेश्चन करने हैं ना, तो चाहे आप डायग्राम बनाओ मत, लेकिन आपके माइंड में डायग्राम होना चाहिए कि इस लाइन की इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन से जो लाइन बनेगी वो किस टाइप की होगी। तो स्लोप नेगेटिव, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव का मतलब होता है कि वाई को ओरिजिन से ऊपर काटेगी लाइन, वाई को ओरिजिन से कहाँ काटेगी? 5/3 स्टेप्स ऊपर काटेगी, यानी 1/1 यानी करीब 2 स्टेप्स मान लो ऊपर काटेगी, है ना। मान लो ये है, तो 1 2 लगभग यहाँ से काटेगी मान लो। और दूसरी चीज, अब यहाँ से काटने वाली तो बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं। स्लोप नेगेटिव यानी कि ऑप्ट्यूज एंगल विथ एक्स एक्सिस, है ना, मेजर एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्ट्यूज एंगल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, यही तो है ऑप्ट्यूज एंगल। और एक्यूट बनता तो कैसे बनता? ऐसे बनता। समझ गए? अच्छा, इससे पहले में भी क्या आया था? स्लोप नेगेटिव आया था, लेकिन इससे पहले में स्लोप नेगेटिव आया था, लेकिन वाई इंटरसेप्ट 0 आया था, है ना। तो ऑप्ट्यूज एंगल भी बनाना है, और 0 का मतलब है कि ना तो ओरिजिन से ऊपर काट रही है, ना ओरिजिन से नीचे काट रही है, ओरिजिन पर ही काट रही है, राइट। और आपको मैंने शॉर्टकट भी बताया था, अगर कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं हो तो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास आउट होती है। अभी इसमें कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है तो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास थ्रू होगी। ठीक है ना। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, टेल मी, उसका ग्राफ लगभग ऐसा बनेगा। ठीक है, ऑप्ट्यूज एंगल भी बन गया क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, और वाई इंटरसेप्ट 0 है, 0 से निकल गई। ठीक है, ऐसे मत मानना दोनों पैरेलल है, ये तो बनी हुई है तो ऐसा लग रहा है पैरेलल है। ठीक है, डन। पैरेलल तो तब होती है जब स्लोप एग्जैक्टली बराबर होते हैं ना, अभी इसका स्लोप तो -2 है, उसका -1/7 था, तो ये पैरेलल नहीं हो। समझ गए सारी बातें? ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन y इक्वल टू 0, देखो वैसे तो आपको अंदर में पता होना चाहिए कि y इक्वल टू 0 जो है ना, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है। क्यों सर? क्योंकि y इक्वल टू सी टाइप की इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन सीखी थी अपने पहली एक्सरसाइज में। y इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइप की जो इक्वेशन होती है, वो जो होती है वो कौन सी तरह की लाइंस की होती है? वो ऐसी लाइंस की होती हैं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सारी लाइंस y इक्वल टू सी टाइप की हैं, जिसको अपन हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं, है ना। अगर यहाँ y इक्वल टू 1 लिख दूं तो ये हो जाएगी, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3, y इक्वल टू 2, मान लो ये y इक्वल टू 1, ये मान लो y इक्वल टू 2, ये मान लो y इक्वल टू 3, ये मान लो y इक्वल टू -1, ये मान लो y इक्वल टू -3। तो मुझे बताओ, ये मान लो y इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन है ना, वैसे तो पता चल रहा है, लेकिन अब प्रोसेस तो वही फॉलो करना है ना, वाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये करना वो करना, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं ना। बाकी पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए एक्स एक्सिस 33 है ना। ठीक है, चलो कैसे करेंगे।
हम इसको ऐसे करेंगे कि पहले तो वही कन्वर्ट करने का काम, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना है। तो y इक्वल टू, ना तो x वाली टर्म है ना कांस्टेंट टर्म है, तो x वाली टर्म का कोएफिशिएंट भी जीरो और कांस्टेंट टर्म भी जीरो, तो जीरो एक्स प्लस जीरो। एक्स वाली टर्म भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, तो एक्स वाली टर्म का कोएफिशिएंट भी जीरो, और यानी कि वाई इंटरसेप्ट भी जीरो हो गया और स्लोप भी जीरो हो गया। और स्लोप जीरो का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अब 0 डिग्री विद द एक्स एक्सिस ही बनाइए, और कौन सी लाइन है। मैंने कहा इस लाइन से 0 डिग्री बनाना है, तो ये खुद लाइन ही खुद से 0 डिग्री बना सकती है, ये खुद ही लाइन खुद से 0 डिग्री बना सकती है, समझ गए ना। टेन स्लोप जीरो चाहिए, यानी टेन जीरो जीरो चाहिए। देखो स्लोप जीरो चाहिए, दैट मीन्स स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा जीरो चाहिए। अब टेन थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा खुद 0 डिग्री होता है। समझ गए सारी बात, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, ये तो कन्वर्जन हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। नाउ व्हाट, ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म वी विल गेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वी विल गेट व्हाट, स्लोप यानी कि m इक्वल टू जीरो, एंड y इंटरसेप्ट दैट इज c इक्वल टू जी, दोनों जीरो जीरो है ना, ठीक है ना। एंड द लाइन, एंड the line is y x axis itself, and the line is what, x axis itself। डन, खत्म। चलें सेकंड क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन में भी एक बार तो पहले वही प्रोसेस से चलेंगे, फिर दो क्वेश्चन आप कर ही लोगे, है ना। अच्छा, x इक्वल टू जीरो होता तो वो भी कंसिडर कर लो साथ के साथ, तो वो वर्टिकल लाइन होगी और वो वाई एक्सिस की इक्वेशन होगी, है ना। इसको आप कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें y की ही टर्म नहीं है, देखो इसमें y की ही टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो x प्लस वाई तो है ही नहीं, जीरो वाई, और कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब यहां से क्या हो जाएगा कि मैं एक्स को उधर भेज दूं लेटर से, है ना, तो ये क्या बन जाता है, जीरो वाई प्लस जीरो, जीरो भी वहीं पे लेके जाना पड़ेगा ना, तो जीरो वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जीरो। तो देखो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। अब इसमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में y अकेला होता है, लेकिन मेरे को कुछ भी करके y के साथ जीरो मिल रहा है, तो जीरो को उधर भेजना पड़ेगा। जीरो को उधर भेजने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा y इक्वल टू जीरो, उसका कोएफिशिएंट उधर जाएगा, तो -1/0, -1/0 एक्स प्लस जीरो। और -1/0 किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो है, दैट मीन्स इंफिनिटी वैल्यू होती है, तो इंफिनिटी एक्स प्लस जीरो, तो यानी कि स्लोप क्या आ जाएगा मेरा, इंफिनिटी। और आपको मैंने वो सिखाया भी था कि जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसका स्लोप इंफिनिटी माना जाता है, क्योंकि 1090 डिग्री हो जाता है परपेंडिकुलर, और 1090 की वैल्यू इंफिनिटी होती है ना। और वाई इंटरसेप्ट तो जीरो है ही सही, क्योंकि खुद ओरिजिन से निकल रही है। हर लाइन जो ओरिजिन से निकलेगी उसका वाई इंटरसेप्ट कह दो या एक्स इंटरसेप्ट भी कह दो, तो भी जीरो ही निकलेगी, ठीक है। डन। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से घबराना नहीं, इस तरीके से करना उसको, ओके। तो काफी कुछ डिस्कस कर लिया मैं पहले क्वेश्चन में। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, अब इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, बी पार्ट जो आया था हमारा। तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं हियर, द इक्वेशन ऑफ लाइन एल, ये क्या हुआ, चलो थैंक गॉड, द इक्वेशन ऑफ लाइन एल अभी किस फॉर्म में गिवन है, अभी तो इस पूरी एक्सरसाइज में जनरल फॉर्म में गिवन हो गया ना। इन इट्स जनरल फॉर्म इज गिवन एज, इज गिवन एज इन दिस फॉर्म, ये जनरल फॉर्म में गिवन है, ओके। अब मुझे इसको कन्वर्ट किस में करना है, मेरे को मन में पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स बाई समथिंग प्लस वाई बाई समथिंग इक्वल टू वन। सर कन्वर्ट कैसे करूं मैं इसको, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करूं, तो कन्वर्ट करने का तरीका वही है बेटा, जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस एक्सरसाइज के जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी डेरिवेशन किया था वही डेरिवेशन करना है। वहां पे एबीसी की फॉर्म में किया था, यहाँ कुछ नंबर्स हैं, क्या किया था याद है आपको, आपने ये किया था, आपने सी को पहले उधर भेजा था -c, और फिर पूरी इक्वेशन को -c से डिवाइड किया था, ये किया था। अब किसको भेजोगे, 12 को उधर भेजोगे और पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड करोगे, समझ गए। तो जो अपन ने डेरिवेशन किया था ना, वो एक्चुअली रिड्यूस करने का ही तो तरीका है, जो अपन ने इंट्रोडक्शन में डेरिवेशन किया था दैट इज एक्चुअली रिड्यूस करने का तरीका, है ना। हम्म
तो इसको मैं रिड्यूस करने की कोशिश करता हूं, तो पहले -12 को उधर भेज दूं, 3x plus 2y will give me +12. Up dividing the complete equation, dividing both sides by 12. Dividing, now dividing both sides by 12. क्योंकि मुझे वहां 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए जो भी नंबर है उसको उसी से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो वी गेट ऑन डिवीजन वी विल गेट 3x को 12 से डिवाइड किया एक तो, 3x को 12 से डिवाइड किया एक तो, फिर 2y को भी 12 से डिवाइड किया, देन 12 को भी 12 से डिवाइड किया। फाइन, तो 3 से ये 4 टाइम्स कट गया, 3 से ये कितनी टाइम्स कट गया, 4। सो वी विल गेट x/4 प्लस 2 से ये 6 टाइम्स कट गया, तो वी विल गेट y/6 एंड 12 से 12 ये 1 टाइम। तो x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1, ये तो रिड्यूस होने का काम हो गया, खत्म है ना। इज द रिक्वायर्ड intercept form of given equation of given line is the required equation of line L in its intercept form, in its intercept form. डन। अब कंपेयरिंग करके हमको क्या करना है, उसकी ना क्या निकालनी है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो 4 और 6 दिखाई दे रहा है, बट फॉर्मेलिटी के तौर पे क्या करेंगे, कंपेयरिंग, लेट्स से इसको इक्वेशन 1 मान ली, कंपेयरिंग the given equations, comparing the given equations with the standard intercept form with the, ये सारा लाइंस, ये सारे स्टेप्स आपको एग्जाम में लिख के आने हैं टू सिक्योर द फुल मार्क्स, राइट। एक क्वेश्चन में तो मैं करवा ही रहा हूं, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म, that is what is the standard intercept form, x by a plus y by b equal to 1। ठीक है ना, वी गेट, इसी के आगे लिख देता हूं, स्पेस नहीं है ना, वी गेट, तो कंपेयर करके हमको a की वैल्यू क्या निकली 4 एंड b की वैल्यू क्या निकली 6, यही दो चीजें चाहिए होती है। वी गेट एक्स इंटरसेप्ट जिसको अपन a से डिनोट कराते हैं इक्वल टू 4, एंड y इंटरसेप्ट जिसे अपन b से डिनोट कराते हैं इक्वल टू 6। दिस थिंग क्लियर। अच्छा देखो, बहुत ही ध्यान से चीजों को सीखना है। इंटरसेप्ट फॉर्म में y इंटरसेप्ट को लेटर b से डिनोट कराते हैं, लेकिन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में उसको लेटर c से डिनोट कराते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में x इंटरसेप्ट को लेटर a से, है चीज वही है ना, अभी फॉर्मूला से बताऊंगा वही चीज आई है ना। लेटर ए से डिनोट कराते हैं, लेकिन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म उसको लेटर डी से डिनोट कराते हैं ना, y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, ठीक है। और लेटर सी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब जनरल फॉर्म में कांस्टेंट टर्म कहलाता है। तो बहुत सारी चीजें देखो कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। थोड़ा सा भी अगर अपन फोकस नहीं करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका सी उसका सी मान लिया, इसका डी उसका ए मान लिया, ऐसे नहीं होगा ना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जनरल फॉर्म में लेटर्स कैपिटल है ए बी सी, और बाकी जितनी भी फॉर्म्स है वहां पे लेटर्स स्मॉल लेटर्स हैं, जैसे स्लोप है, जैसे ए है, बी है, सी है, डी जो भी है ना। ओके नाउ व्हाट, अब ये तो हो गया मेरा आंसर करेक्ट। अब लेट्स से कि मैं इसको उल्टा करता, पहले तो मैं निकालता एक्स इंटरसेप्ट, फिर वाई इंटरसेप्ट, और फिर मैं रिड्यूस करने का काम करता। तो मैं कैसे करता, मैं पहले यहां से ए बी सी निकालता, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ए क्या है 3, बी क्या है 2, कैपिटल मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में सब कुछ कैपिटल लेटर में होता है ना, सी की वैल्यू क्या है -2, ठीक है, ये निकाल लिया मैंने। अब मैं क्या निकालता, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, जिसके मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला याद है ना। देखो याद सब कुछ करना है आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करना है, ठीक है ना। एंट्रेंस एग्जाम्स भी देने होते हैं ना, अब वहां पे सपोज करो मुझे एंट्रेंस एग्जाम में 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है एमसीक्यू, और केवल एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट करा है, तो मैं ये प्रोसेस तामझाम क्यों करूं, हर एक चीज की इंपॉर्टेंस है, वहां पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला बता सकते हो, बोलो। -c/a, यस वेरी गुड, -c/a, और वाई इंटरसेप्ट का -c/b, यही है। ओके, सो -c/a यानी माइनस ऑफ -12 यानी 12/a क्या है 3, अभी भी 4 ही तो आया, चेक करो, है ना। और इधर से जो -c/b, तो -12, 12 डिवाइडेड बाय 2, अभी भी तो देखो 6 आया है। तो इस फॉर्म से कन्वर्ट करूंगा तो मैं पहले ये दोनों निकाल लूंगा, अब ये निकाल लिया तो फिर रिड्यूस करने में कौन सा मुझे दिक्कत आएगी, मैं पहले क्या करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दूंगा।
देखो उसमें बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, इसमें पहले ही लिख दूंगा, राइट, इस वाले तरीके से, इस वाली अप्रोच से, एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1। मैं ए की जगह डाल दूंगा ये एक्स बाई 4, मैं बी की जगह डाल दूंगा 6, वाई बाय 6 इक्वल टू 1। ये बन गई मेरी रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, चलो सब कुछ बात हो गई है, तो लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ। इस लाइन का ग्राफ कैसा बनेगा, टेल मी। एक्स इंटरसेप्ट कितना है, 4, तो लेट से 1 2 3 4, और वाई इंटरसेप्ट कितना है, +6, तो 1 2 3 4 5 6, तो एक ऐसी लाइन बनानी है जो इनसे पास हो, वही इसका ग्राफ बनेगा। इसमें स्लोप की बात करते नहीं है, इसमें दोनों इंटरसेप्ट की बात करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, बनाओ मत, पर पता होना चाहिए चाहे ऐसी लाइन बन रही हो। ठीक है, डन, समझ आया। चले सेकंड क्वेश्चन में स्पीड पकड़े, दो क्वेश्चंस के लिए। ओके, डिलीट करते हैं इसको। क्या होमवर्क दे दें? 4 से 6 नहीं कर पाओगे, मतलब इतना इजी नहीं है। पहला दे सकते थे होमवर्क उल्टा, विदाउट स्टेप्स करते हैं ना। देखो 4x-3, अब पहले अपन, अब इस इन दो क्वेश्चन में अपन फर्स्ट अप्रोच से चलते हैं, पहले रिड्यूस करते हैं और बाद में चीजें निकालते हैं ना, दोनों अप्रोच से नहीं चलते हैं। तो 4x-3y इक्वल टू 6, तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हमको उसको उधर भेजना पड़ता है, ऑलरेडी उधर है, तो एक स्टेप तो उसने करके दे दिया, राइट। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6 करेंगे तो वी गेट व्हाट, 4x/6 माइनस 3y/6 इक्वल टू 6/6। एक बार तो जितना कट रहा है काट दो, तो देखो 2 3 3 2 1 1। अब प्रॉब्लम यह है कि पिछले क्वेश्चन में तो x के साथ में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, टेल मी, स्टैंडर्ड फॉर्म है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म की डिमांड है कि x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, और तो और दोनों के बीच में साइन भी प्लस। तो दो डिमांड अभी टूट रही है उसकी, एक तो x का कोएफिशिएंट 2 आ रहा है और बीच में साइन आ रहा है माइनस, जो कि चाहिए प्लस, तो इसको इसकी शक्ल का बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊं सोचो जरा। यस, वेरी गुड, 2 को 3 के नीचे ले आएंगे, सो इट इज लाइक x डिवाइडेड बाय 3/2। और माइनस को प्लस करना कौन सी बड़ी बात है, हमारे बच्चों का खेल है, प्लस प्लस, और ये -2 को दे दो, y डिवाइडेड बाय -2, क्योंकि ऊपर तो दे नहीं सकता मैं -y। देखो माइनस साइन या तो न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर, दोनों में तो जा नहीं सकता। न्यूमरेटर में इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि y का कोएफिशिएंट +1 है, -1 नहीं है, तो फिर मेरे को मजबूरी में 2 के यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, इक्वल टू 1। ठीक है, सो ऑन कंपैरिजन वी विल गेट, ये तो आ गई फॉर्म, मैच कर लो आंसर, ये तो फॉर्म आ गई आंसर पहला। और अब कंपेयर करेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट यानी कि ए की वैल्यू आ गई 3/2, एंड वाई इंटरसेप्ट यानी बी की वैल्यू आ गई -2। डन। ये बताओ 3y+2, अब वही कि कुछ टर्म्स मिसिंग है, तो कुछ टर्म्स मिसिंग है तो 0x। ठीक है, 2 को उधर भेज दूं, तो 0x प्लस 3y इक्वल टू -2। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -2, -2 नॉट 2, जो भी उधर रखा हुआ है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -2 विल गेट व्हाट, 0 वी गेट। अब यहाँ पे वही इन्फिनिटी वाला चक्कर पड़ेगा ना, जिसमें एक टर्म मिसिंग होती है ना, वो थोड़ा सा सोच के करना पड़ता है, एक टर्म मिसिंग है ना, तो 0x/-2, देन व्हाट, प्लस 3y/-2 इक्वल टू -2/-2। अब आप तो अपने कॉन्सेप्ट पे स्ट्रिक्ट रहो, है ना। देखो ये तो कट गया, चलो 1 हो गया ना, बाकी कुछ नहीं कटा। अपने कॉन्सेप्ट पे स्ट्रिक्ट रहो। हमने क्या सीखा है कि सबको, हमको तो इस फॉर्म में लेके आना है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। जब ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी चीज आ जाती है ना, अपने बेसिक्स पे स्ट्रिक्ट रहो। सर ने क्या कहा था, सर ने कहा था एक्स का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए जैसे इधर मान लो 2 होता तो 2 को इसके नीचे लेके आता, 3 होता तो 3 को नीचे लेके आता, तो अभी कुछ भी नहीं है तो मैं इसको 1 0 को ही नीचे लेके आऊंगा, क्योंकि एक्स को तो अकेला छोड़ना ही है मुझे, है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, एक्स डिवाइडेड बाय -2/0 प्लस वाई डिवाइडेड बाय -2/3, समझ आया, और इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तो ये तो आ गई आपकी फॉर्म। अब -2/0 को सॉल्व करके वो इन्फिनिटी लिखी है या -2/0 लिखी, चेक करो आप, फाइनल आंसर। या कि ये टर्म ही नहीं लिखी, हो सकता है ये टर्म ही ना लिखी हो। हाँ, टर्म ही नहीं लिखी है ना, क्योंकि देखो इन एक्स डिवाइडेड बाय इन, देखो अब एक बात करते हैं, रुको। देखो वैसे तो ये एक्स डिवाइडेड बाय इंफिनिटी है,
प्लस वाई डिवाइडेड बाय -2/3 है इक्वल टू 1। यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ इमेजिन करूं, तो ग्राफ इमेजिन करूं तो y को तो ये -2/3 पे काट रही है, यानी कि यहां पे काट रही है। तो एक नजरिए से देखें तो x को ये बार बार काट रही है, इनफाइनाइट टाइम्स काट रही है। y को तो ये एक ही बार काट रही है और उसको इनफाइनाइट टाइम्स काट रही है। अब उसको इनफाइनाइट टाइम्स तभी काट सकती है जब मैं इसके पैरेलल एक लाइन बना दूं, क्योंकि हमने अब ऐसी चीज सीखी है। देखो, पहले तक हमको ये डेफिनेशन पता थी कि पैरेलल लाइन वो होती है जो बाद में इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन 11th क्लास में आते आते पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ये हो जाती है जिनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहे, राइट। तो ये लाइन जो है, अगर एक्स एक्सिस पे जाके भिड़ जाए, मान लो इस लाइन को मैं डिस्प्लेस कर दूं ऐसे ऊपर, तो ये एक्स एक्सिस को बार बार काटेगी और तब भी वो उसके पैरेलल ही मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि पैरेलल लाइन वो होती है जिनके बीच की दूरी बराबर रहे। तो जब ये दोनों लाइन मिल गई तो इनके बीच की दूरी 0 हो गई और हर पॉइंट पे 0 है। भाई देखो, अभी इस पॉइंट पे मान लो -2/3 यूनिट इसकी दूरी है, इस पॉइंट पे भी -2/3 है, इस पॉइंट पे भी -2, तो बराबर है ना। अगर मैं इसको इससे बढ़ा दूं तो हर पॉइंट पे 0 0 0, तभी भी लाइन क्या मानी जाएगी? पैरेलल ही मानी जाएगी। 11th क्लास से पैरेलल होने की डेफिनेशन थोड़ी सी मोल्ड हो जाती है। ऐसा नहीं कि जो भिड़े और नहीं भिड़े, ऐसा नहीं है ना, क्या जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो? बराबर हो। तो एक तरीके से जो कोइंसिडेंट लाइंस होती है ना, अपन के 10th क्लास में कोइंसिडेंट लाइंस अलग रखते थे, पैरेलल लाइंस अलग रखते थे। अभी पैरेलल कोइंसिडेंट एक ही है, वो पैरेलल वाली कैटेगरी ही है। समझ गए? ठीक है ना। तो ये बार बार कब काटेगी? जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा। ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बार बार काटेगी, इनफाइनाइट टाइम्स काटेगी। तो एक तरीके से वो डेफिनेशन पूरी हो गई कि हाँ, एक्स इंटरसेप्ट इनफाइनाइट और वाई इंटरसेप्ट, लेकिन अब आपको -2/3 बनाना है। वाई इंटरसेप्ट क्या बनाना है आपको? -2। तो इसीलिए मैं उधर नहीं रख सकता, मेरे को इधर ही रखना पड़ेगा। और ये लाइन और इसके पैरेलल लाइन करीब करीब एक ही लाइन है। समझ गए? ठीक है, एक अप्रोच तो हो गई है। इससे नहीं समझ में आए, लेट से इससे नहीं समझ आया, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास एक्स वाली टर्म नहीं थी ना, नहीं थी ना, नहीं लिखेंगे। नहीं थी ना, नहीं लिखेंगे। इधर भी नहीं थी, नहीं लिखेंगे। जब थी नहीं तो ठीक है, इधर भी नहीं लिखेंगे। तो अब जब मैं कंपेयर करूंगा इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो बी की वैल्यू तो आ गई -2/3 और एक्स इंटरसेप्ट ही नहीं है, यानी एक्स को वो काट ही नहीं रही। तो ये वाली लाइन देखो, एक्स को नहीं काट रही और वाई को कहाँ काट रही है? ओरिजिन से 2 कदम नीचे, यानी -2/3। ओरिजिन वाई एक्सिस को यहाँ काट रही है और एक्स की टर्म ही नहीं है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को कहीं काट ही नहीं रही है, तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है। एंड मोर ओवर 3y + 2 = 0 को अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करूं जनरल फॉर्म के अंदर ही, तो इट इज लाइक y = -2/3 वाली लाइन है, जो कि कंपेयर होती है y = c वाली से। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बननी बननी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, डन। चलें आगे। ठीक है ना। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपकी बुक ने ऐसा किया है तो आप भी ऐसा ही करो कि 0x मत डालो इसमें, है ना। टर्म इक्वेशन यहीं से स्टार्ट करो, ये इक्वेशन बनेगी, देन फिर इक्वेशन यही बनेगी, देन फिर इक्वेशन यही बनेगी। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे, एक्स इंटरसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट। एक्स इंटरसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट, है ही नहीं, एक्स एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रही कहीं पर भी, है ना। एंड वाई इंटरसेप्ट तो है वो -2/3 है। आई विल सजेस्ट एग्जाम में आप एज पर द एनसीईआरटी ऐसे करना, दैट इज बी इक्वल टू -2/3। डन। समझ आया सब कुछ? ठीक है, चले नॉर्मल फॉर्म पे। हाँ, टाइम हो गया। हाँ, अब नॉर्मल फॉर्म जो है वो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खूंखार। बताओ क्या करना है? कितने बजे आती है आपकी वैन? उससे पहले आ जाती है तो फिर कर ही नहीं पाएंगे। कल ही करें फिर। तो टाइम पे आना शुरू करो। कल आओगे पक्का टाइम पे? चलिए तो, क्योंकि मैं देखो रफली नहीं करवाना चाहता, नॉर्मल फॉर्म क्या है थोड़ी सी अच्छा। अभी सोचो इन दोनों में हमने इतना अच्छा टाइम दिया, जबकि इस इन दोनों क्वेश्चंस में तो जो स्कूल टीचर्स या बाकी टीचर्स की बात करें तो बहुत ही आसानी से हो जाता है ना, इतना डिस्कशन नहीं करते। लेकिन बात वही है कि फिर नीचे के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे अगर इतना डिस्कशन इन क्वेश्चंस में नहीं करेंगे तो, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में तो फिर आपको ग्राफ भी बना के देखना है कि ओमेगा पॉजिटिव है नेगेटिव, बहुत सारी चीजें देखनी है ना। तो चलो फिर इसलिए एक काम करते हैं, इसको कल ही करते हैं। और कल प्लीज टाइम पे आओ फिर, एटलीस्ट 6:15 पे तो आओ। ठीक है, तो 1 घंटे की तो क्लास हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड